अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सर और ये एलन ग्रुप में आपका दोबारा स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था के बारे में। मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा क्या होता है। अक्सर ये आपको बोर्ड एग्जाम में 9 में भी पूछता है, 10 में भी पूछता है, आपका 12th में भी पूछेगा, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हिस्ट्री में भी पूछेगा, आपको ज्योग्राफी में भी पूछेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स अगर किसी का होगा तो इकोनॉमिक्स में भी पूछेगा। मतलब ये ऐसा एक विचारधारा है जो लगभग हर जगह पूछता है और मैक्सिमम टीचर भी इस पे कंफ्यूजन होते हैं या फिर बात नहीं करते हैं इस पे। ठीक है, तो बोर्ड के अनुसार ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इससे पहले कि मैं ये बता दूं आपको कि विश्व 2 हिस्सों में बटा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, शीत युद्ध के दौर में। और शीत युद्ध के दौर में जो विश्व का जो 2 हिस्सा हुआ था, वो एक बना था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दूसरा बना था सोवियत संघ। बना था सोवियत संघ। अब इसमें इन दोनों का लड़ाई क्या था? विचारधारा की लड़ाई थी। दोनों ने विचारधारा की लड़ाई लड़ा। जबकि अमेरिका जिस सपोर्ट में था वो था पूंजीवादी विचारधारा। अमेरिका किसके सपोर्ट में था? पूंजीवादी विचारधारा। वो चाहता था कि पूरी दुनिया में पूंजीवादी विचारधारा को लागू किया जाए, जबकि सोवियत संघ का मानना था कि नहीं, पूरे विश्व में साम्यवादी विचारधारा को लागू किया जाए। असल में शीत युद्ध में इन दोनों विचारधाराओं से कोई किसी का खास सरोकार नहीं था, बात समझे? लेकिन एक होता है ना कि मेरी बात होनी चाहिए, पूरी दुनिया पर होनी चाहिए, बस बात इतना सा था। विचारधारा दोनों में से कोई गलत नहीं था, दोनों अपने अपने जगह पर सही विचारधारा है। लेकिन बात क्या था? अमेरिका चाहता था कि मेरा विचारधारा और पूरे विश्व के लोग माने, जबकि सोवियत संघ चाहता था कि मेरा विचारधारा और पूरे विश्व के लोग माने इसको। और यही एक दूसरे का होड़ लगा, जिसमें अमेरिका ने सब पूरे विश्व को डराने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर बम मारा था। अब देखिए, तो इस विचारधारा की लड़ाई में पूरा विश्व कैसे पिसा है। तो कुछ देशों ने साम्यवादी विचारधारा अपनाया था, कुछ देश जो थे वो पूंजीवादी विचारधारा अपनाया था। आज भी वैसा ही चल रहा है। और हमारा भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है। किसमें आता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब ये हुआ कि मेरा भारत पूंजीवादी विचारधारा को भी सपोर्ट करता है, मेरा भारत साम्यवादी विचारधारा को भी सपोर्ट करता है। तो अगर पूछा जाए 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का रूप कौन सा है। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था किस रूप का है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। किस रूप का है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए पहले आप समझते हैं कि ये विचारधारा जो था, ये इन 2 विश्व के 2 गुट जो बने थे, इन्हीं 2 गुटों के बीच का लड़ाई था। और यही कारण था, यही 2 विचारधारा है जिसकी वजह से पूरे विश्व में शीत युद्ध चला था। और आपको बताते चलें कि इतिहास का सबसे लंबा युद्ध यही विचारधारा की वजह से पूरे विश्व में चला था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर कोई युद्ध सबसे लंबा चला है तो ये था। कब से कब चला था? तो 1945 से लेकर के 1991 तक, यानी 1945 से 1991 तक इतना लंबा ये युद्ध चला था। सिर्फ किस लिए? इन 2 विचारधाराओं की वजह से। ठीक है, चलिए बात करते हैं ये क्या था। पहले समझिए, साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था था, पूंजीवादी अमेरिकी व्यवस्था। अब देखिए यहाँ पे साम्यवादी जो था ये सोवियत संघ का विचारधारा था, पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था था ये। अब ये क्या था? यहाँ पे समझिए, सोवियत अर्थव्यवस्था। सोवियत अर्थव्यवस्था कहा गया कि राज्य द्वारा, इस अर्थव्यवस्था में क्या खास बात है उसको समझिए। राज्य द्वारा पूर्ण रूपेण नियंत्रण, यानी यहाँ पे जितना भी अर्थव्यवस्था होगा, चाहे बाजार लगे, चाहे उद्योग लगे, जो कुछ भी होगा वो सभी चीज पे सरकार का, यानी स्टेट गवर्नमेंट का, यानी उस राज्य का पूर्ण रूप से उस पर नियंत्रण होगा, यानी सरकार उस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करेगी। पहला बात। दूसरा बात कि यहाँ जो अर्थव्यवस्था था वो योजनाबद्ध था। योजनाबद्ध कहने का मतलब है कि ये पूर्व प्लानिंग होती थी। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले, किसी भी योजना को शुरू करने से पहले उसकी प्लानिंग होती थी और उस प्लानिंग के तहत उसका बजट पास होता था। जैसे हमारे भारत में भी चला। हमारे भारत में 1951 से लेकर 1955, 1961 ऐसे 5-5 साल के लिए प्लानिंग किया गया था। और 5 साल प्लानिंग किया जाता था कि अगले 5 सालों पर हमें भारत के अंदर कौन कौन सी चीजों पर विकास करना है, किस पे कितना पैसा खर्च करना है, कृषि पे कितना खर्च होगा, उद्योग पे कितना खर्च होगा, शिक्षा पे कितना खर्च होगा, परिवहन पे कितना खर्च होगा। तो ये अलग अलग प्लानिंग होती थी। और इस प्लानिंग के तहत क्या होता था कि अगले 5 वर्ष के लिए प्लानिंग करके उस पर कार्य किए जाते थे। और ये अर्थव्यवस्था का योजनाबद्ध तरीका भारत ने भी इसी सोवियत संघ से लिया था। भारत ने भी अपनी अर्थव्यवस्था में 5 वर्षों की प्लानिंग का योजना कहां से लिया? सोवियत संघ से लिया था, जो यहां से। अभी सोवियत अर्थव्यवस्था का ये एक नियम था जो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। अब पूछा जाए कि सोवियत संघ में कैसी अर्थव्यवस्था थी, तो योजनाबद्ध था। कैसा था? योजनाबद्ध। ये प्लानिंग कर करके अपना काम करते थे। तीसरी बात, सोवियत अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं। व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं, यानी कि कोई सोचे कि मेरे पास पैसा है, मैं सब कुछ कर लूंगा, मेरे पास पैसा है, मैं रोजगार करूंगा, मेरे पास पैसा है, मैं उद्योग लगाऊंगा, मेरे पास पैसा है, मैं बाजार लगाऊंगा, तो आप नहीं लगा सकते हैं जब तक कि उस पर सरकार अपना परमिशन ना दे दे। ठीक है, तो सरकार के परमिशन के अनुसार ही आपको चलना होगा, यानी व्यक्तिगत पूंजी का कोई भी माने मतलब यहाँ पे नहीं। समझ में आया? चौथी बात कि समाजवादी अर्थव्यवस्था से प्रेरित था।
समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, यानी एक पूरे समाज के अर्थव्यवस्था को लेकर के साथ में चलना है। आप अकेले आप किसी काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। अगर एक समाज का भला हो रहा है तो उस समाज के अनुसार आपको लेकर के चलना होगा। जैसे खेती होगा तो पूरा समाज के लिए किया जाएगा, उद्योग लगेगा तो पूरा समाज को देख करके और उसी के अनुसार लगाया जाएगा, बाजार लगेगा तो किसी एक के लिए नहीं, पूरे बाजार एक समाज को लेकर के बढ़ाने के या डेवलप करने के नतीजे पे होगा। समझ में आया? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था से प्रेरित और हमने 25 वाक्य लिखा कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होगा, यानी इस राज्य में जहां पे सोवियत अर्थव्यवस्था यानी साम्यवादी अर्थव्यवस्था अगर लागू है तो उस राज्य में जो भी उत्पादन होगा आप अपने मन मुताबिक उसको न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। आपको क्या उत्पादन करना है ये भी आपको सरकार के अधीन से ही अनुमति मिलेगा। ठीक है, तो सरकार के अनुमति के अनुसार ही आप वहां के उत्पादन पेज से जुड़े जितना भी आपके कार्य होंगे वो आप करेंगे। जैसे कि आपको कौन कौन सा चीज उत्पादन करना है ये भी सरकार तय करेगी। जो उत्पादन हुआ है उसे कितना रेटों में बेचेंगे, कितना दामों पर बेचेंगे ये भी कौन तय करेगा, सरकार तय करेगा। कब बेचेंगे, किसको बेचेंगे ये भी सरकार का अधीन या सरकार के नियंत्रण में ही होगा। बात समझे आप लोग? यानी एक तरह से समझिए तो आपका सभी कार्य को सरकार अपने नियंत्रण से लेकर के करती है। अब एक शब्द में कहें कि ये एक ऐसा विचारधारा था जिस विचारधारा में पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण होगा। इसमें जो भी आप कार्य करेंगे अपने अर्थव्यवस्था के लिए वो सरकार के अधीन ही जाकर के आपको करना पड़ेगा। समझ तो सरकार के अधीन जो कार्य किए जाएंगे अर्थव्यवस्था के अनुसार तो वो सोवियत अर्थव्यवस्था कहलाता है। समझा गया यहाँ पे? चलिए, तो इसको कहा गया सोवियत अर्थव्यवस्था या दूसरे शब्द में कहा गया साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था और इसी को दूसरे भाषा में कहते हैं साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा, ठीक है। तो ये क्या है, एक विचारधारा ही तो है जिसमें क्या किया गया है कि राज्य का पूर्ण रूप से नियंत्रण, राज्य अपने देखरेख में काम कराएगी। 5 वर्षों या 10 वर्षों या कोई भी योजना तरीके से योजनाबद्ध यानी कि उसको प्लानिंग कर करके उस पर काम कराएगी। व्यक्तिगत पूंजी उसमें किसी का कोई नहीं रहेगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था से प्रेरित होगा और उत्पादन का जो भी चीज होगा उस पर राज्य का स्वामित्व होगा, यानी राज्य का अनुसार राज्य का अधिकार होगा। समझा गया? ये क्या है? सोवियत अर्थव्यवस्था यानी साम्यवादी अर्थव्यवस्था यानी साम्यवादी विचारधारा। क्लियर? तो अब यहां से पूछे कि सोवियत अर्थव्यवस्था क्या है तब भी हम ये पॉइंट लिखेंगे। अगर यहां से पूछता है कि साम्यवादी विचारधारा क्या है तब भी ये लिखेंगे। साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है तब भी हम यही पॉइंट लिखेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़े। ये देखिए, अब दूसरे तरफ था अमेरिकी अर्थव्यवस्था। अब इसको कहा गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो या तो इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहें या अमेरिकी अर्थव्यवस्था कहें या अमेरिकी विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा कहें। ठीक है, तीनों बात आपका एक ही पॉइंट पे आता है। क्या था इसकी खास बात तो समझिएगा। राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप, यहां क्या था? पूर्ण रूपेण यानी पूर्ण रूप से नियंत्रण, और यहां पे कम से कम नियंत्रण होगा। नियंत्रण होता है लेकिन बहुत कम। जैसे आप कहने मतलब कि सरकार ने कहा कि आप जो चाहें कर सकते हैं, हम आप पे कोई तरह का आपके क्या बोलते हैं नियंत्रण आप पे नहीं रखेंगे, आपको रोक टोक हम नहीं करेंगे। आप बिजनेस व्यापार करिए, आपके पास पूंजी है, आप दुकान लगाइए, बाजार लगाइए, कोई दिक्कत। अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम अफीम का खेती करने लगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि शराब बना के फ्री में बांटने लगे, समझे? तो मतलब ऐसा चीज हम नहीं कर सकते हैं कि जिससे किसी समाज या किसी लोग को जहरीले चीजों का शिकार हो जाए और उसको नुकसान हो जाए। तो इसलिए राज्य ने अपना थोड़ा बहुत नियंत्रण इस पे रखा कि कुछ चीजें होगी जिसको हम आपको रोकेंगे, बाकी आप चीजें जो सब लोगों के फायदे के लिए होगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस अर्थव्यवस्था में कहा गया कि राज्य का कितना नियंत्रण होगा? न्यूनतम हस्तक्षेप होगा, यानी न्यूनतम नियंत्रण होगा। ठीक है, दूसरी चीज कि स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित। स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता यानी स्वतंत्र हैं आप, आपको जब जैसे शुरू करना है तब आप काम कर सकते हैं। आपको कोई योजना की जरूरत नहीं है। आपको आज से मन कर रहा है कि हम आज से इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जाओ। आपको आज से मन करता है कि हम उद्योग चलाना चाहते हैं, चलाओ। आपको आज से मन करता है कि परिवहन पर खर्चा करेंगे, करो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप स्वतंत्र आपको कर दिया गया कि स्वतंत्र रूप से आप कोई भी प्रतियोगिता का काम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात व्यक्तिगत पूंजी का की महत्व। यहाँ पे महत्व दिया गया है व्यक्तिगत पूंजी, जबकि यहाँ देखिएगा व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व इसमें नहीं है। यहाँ पे व्यक्तिगत पूंजी की ही महत्व है, यानी जिसके पास पैसा उसी का उद्योग उसी का बाजार। समझ रहा है ना? पूंजी है, आप खर्च करिए, आपको जहां मर्जी जिस फील्ड में लगाना है लगा दीजिए, कोई दिक्कत। चौथी बात अधिकतम लाभ के पूंजीवादी सिद्धांत। अधिकतम लाभ के पूंजीवादी सिद्धांत, समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पे पूंजीवादी सिद्धांत कहा गया। पूंजीवादी सिद्धांत, पूंजीवादी का मतलब होता है कि जिसके पास पूंजी है और उस पूंजी से अपना अर्थव्यवस्था उभा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजी समझ रहे हैं ना? पूंजी मतलब क्या? पैसा। पूंजी मतलब पैसा। तो जिसके पास पैसा है वही पूंजीवादी है, और पूंजीवादी से क्या हुआ? अपने लाभ के अनुसार वो जिस तरह का व्यापार करना चाहे वो कर सकता है। अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए वो जिस तरह से जाना चाहे जा सकता है। पांचवा बात कि उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? यहाँ क्या है? बाजार का नियंत्रण होगा।
क्या होगा? बाजार का। जबकि यहाँ राज्य का। ये बाजार तय करेगा। अगर बाजार में कह रहा है कि हमको भिंडी चाहिए तो हम भिंडी लाकर बेचेंगे। अगर कह रहा है कि हमको करेला का जूस चाहिए तो करेला का जूस पिलाएंगे। लोगों ने कहा कि आज से चिकन खाना बंद, नहीं बेचेंगे। जैसे योगी जी ने अभी हाल फिलहाल में कहा था कि मंदिर परिसर के 15 किलोमीटर के आसपास के रेंज में कोई भी चिकन शॉप, मीट शॉप नहीं चला सकता है, दारू का ठेका नहीं हो सकता है। सुने हैं कि नहीं आप लोग? योगी जी हमारे बहुत पसंदीदा आदमी हैं। ऐसा ऐसा काम करते हैं ना, कभी कभी लगता है कि बेहतर अलग राजा क्यों क्या है। अब देखो, बात ऐसा है कि हर 5 किलोमीटर के बाद लगभग एक मंदिर मिलेगा। आप देख लीजिएगा कौन सा इलाका होगा जो 5 किलोमीटर तक जाइएगा आपको मंदिर नहीं मिलेगा। कोई ऐसा जगह हो सकता है जी? खास करके हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में तो हर 2 किलोमीटर में मिलेगा। आप यहाँ से चलिए ना, आप अपने क्षेत्र से चलिए, यहाँ से एगो मंदिर बढ़िया भी अभी तक 500 मीटर पार में करिएगा तब तक जमनगर का मंदिर है ना जी। थोड़ा सा पार करिएगा तब तक वहाँ थाना मोड़ पर मंदिर है जी। अगर इधर जाते हैं पेट्रोल पंप पे मंदिर है कि नहीं है जी? सोचो, अब अगर वो कानून लागू किया दिया जाए तो मतलब हुआ कि पूरा इधर का सीमांत क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा। और ऐसा हर क्षेत्र में है। ये तो मैं एग्जांपल यहाँ का दे रहा हूँ। इसका मतलब हुआ कि पूर्ण रूप से आप मीट खाना छोड़ दीजिए। जितना दारू का ठेका है निकाल करके फेंक दीजिए। हमारे बिहार में तो ऐसे भी बंद है, लेकिन यूपी में तो अभी भी चालू है ना जी। उसी की वजह से हमारे बिहार वाले जी रहे हैं। शाम को निकलते हैं बाइक लेके, बंटी बबली मारेगा, सब वहां से हेलीकॉप्टर लेकर उड़ जाएगा है ना जी। चलो, तो बाजार के अनुसार चलना, यानी कहने का मतलब है कि जो बाजार का डिमांड होगा उसके अनुसार हम अपना पूंजी लगाएंगे, उसके अनुसार हम अपना व्यापार करेंगे, उसके अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। ठीक है, यहाँ पे बाजार के अनुसार चला जाएगा। लेकिन यहाँ राज्य के अनुसार चलना है। राज्य में जो मांग होगा, राज्य के सरकार के द्वारा जो मांग होगा, उसी के अनुसार हमको लेकर के अपने अर्थव्यवस्था को चलना होगा। अब एक शब्द में समझिए, सोवियत अर्थव्यवस्था यानी राज्य का नियंत्रण, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी का नियंत्रण, यानी कि इसमें राज्य का नियंत्रण न्यूनतम होता है और इसमें पूर्ण रूप से होता है। इसमें राज्य का नियंत्रण पूर्ण रूप से और इसमें राज्य का नियंत्रण न्यूनतम रूप से, यानी बहुत ही कम रूप से होता है। ठीक है, अब चाहे तो इसमें अंतर भी पूछता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट करें, तो आपके सामने एकदम सीधा सीधा ये अंतर है। समझ गए? सोवियत अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा। और इन्हीं की वजह से क्या हुआ था, याद है कि भूल गया तुम लोग? याद है ना? कोई दिक्कत? चलिए फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए